क्रिप्टो लाइव एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं क्रिप्टो बाजार की, क्रिप्टो के कारोबार की, ब्लॉकचेन से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी, वो सारी चीज़ों को लेकर के आते हैं और उसमें कोशिश करते हैं समझने की वो सब काम कैसे करता है और क्या वहाँ पे कहीं मौके हैं मुनाफा कमाने के, पैसा बनाने के और इस तरीके की चीज़ें, क्योंकि ये सारी दुनिया में चल रहा है और सारी दुनिया में अगर लोग पैसे कमा रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज में या बिटकॉइन में, तो हम क्यों पीछे रह जाएं और उस कारोबार को हम क्यों ना समझ पाएं। और नई चीज़ों को सीखने के लिए हमेशा ओपन दिमाग से, खुले दिमाग से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये एक कोशिश है। क्रिप्टो लाइव ये शो हम लेकर के आते हैं कॉइन डीसीएक्स के सहयोग से। कॉइन डीसीएक्स देश का, इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसीज का एक्सचेंज, जहाँ बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज, बहुत सारे टोकन सब लिस्टेड हैं। आप उसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका क्रिप्टो को खरीदने का, बिटकॉइन को खरीदने का है कॉइन डीसीएक्स गो, जो उनका ऐप है। एक सरल सा ऐप बनाया उन्होंने। 2 मिनट में आपका केवाईसी हो जाता है। आप उसके अंदर में कुछ पैसे अपने वॉलेट से या कहीं से भी ट्रांसफर करके, उसके अंदर बहुत आसानी से होता है। मैंने खुद करके देखा हुआ है, तो इसलिए मेरी एक पर्सनल टेस्टिमनी है उसके अंदर में कि 2 मिनट में आपका अकाउंट चालू हो जाएगा, क्रिप्टो का सफर चालू हो जाएगा और मात्र 10 रुपए से भी आप बिटकॉइन खरीदना शुरू कर सकते हैं। और छोटी सी पूंजी डाल करके कोशिश करिए, देखिए, समझने की। फिर मजा आने लगेगा, फिर धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेंगी, तो फिर आगे बढ़ेंगे। और हर दिन हम कोशिश करते हैं क्रिप्टो लाइव के माध्यम से उससे जुड़ी हुई और जानकारियां लाने की और उससे जुड़े हुए क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए अन्य लोगों को अपने साथ जोड़ने की और उनसे समझने की कि किस तरीके से ये सब चीजें चलती हैं। और आज हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में है राहुल जी, राहुल जगतानी जी हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राहुल जी, आपको देश जो है वो एक अलग तरीके से जानता है, एक अलग तरीके की आइडेंटिटी है आपकी। आपको एक ट्रैवलर की तरह जाना जाता है और आप ट्रैवलॉग्स करते हैं बहुत सारी दुनिया के अलग अलग कोनों में घूम करके, और वहां से आप वो चीजें लेकर के आते हैं, ट्रैवल स्टोरीज लेकर के आते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है। और आपका एक बड़ा फैन फॉलोइंग है जो आपको फॉलो करता है और वहां से समझता है, सीखता है कि किस तरीके से या अगली मेरी ट्रैवल डेस्टिनेशन कौन सी होनी चाहिए। वो कई हद तक बहुतों के ट्रैवल डेस्टिनेशन राहुल जगतानी जी डिसाइड करते हैं या कहीं उस पर एक सपोर्ट हेल्प करते हैं कि आप बताते हैं कि एक इंटरेस्टिंग जगह क्यों जाना चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए, उस तरीके की चीजें। लेकिन अब ये एक बड़ा अलग वो है कि आज हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज पे, और मैं दर्शक पूछ रहे हैं कि इसमें राहुल जगतानी जी क्या कर रहे हैं इस शो पे। Yeah, that's absolutely right. मेरा एसोसिएशन ट्रैवल इंडस्ट्री के साथ रहा है। फैंस का तो खैर पता नहीं, लेकिन मैं उस फील्ड में काफी अभी तक घुसा हुआ हूँ। लेकिन पिछले 1.5 साल से तो आपको पता है कि कुछ ट्रैवल तो हो नहीं रहा है। तो जब पैंडेमिक की पहले भी मैं थोड़ा बहुत पढ़ते रहता था क्रिप्टो करेंसी के बारे में, लेकिन हम लाइफ पे इतना बिजी रहते हैं कि इतना डीप जाने का मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन जब पैंडेमिक आया तो मुझे फिर टाइम ही टाइम था, कहाँ जा नहीं सकता था, तो मुझे भी मौका मिल गया कि इस सब्जेक्ट को मैं थोड़ा डीपली पढूं। और फिर मैंने थोड़ा बहुत इन्वेस्ट भी करना शुरू किया और अब मैं इस फील्ड में काम भी कर रहा हूँ, इन द ब्लॉकचेन इंडस्ट्री। तो बहुतों के लिए पैंडेमिक काफी खराब रहा है। मेरे लिए भी, मेरी पूरी ट्रैवल इंडस्ट्री रुक गई है, लेकिन हमको वो सिल्वर लाइनिंग देखनी होती है। और इसी पैंडेमिक की वजह से मुझे कुछ नया सीखने का मौका मिला, तो उसके लिए मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। तो यस, मैं काफी सारा इसके बारे में पढ़ते रहता हूँ। एंड हैप्पी टू टेक एनी क्वेश्चंस। बट यस, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बिल्कुल ही एक्सपर्ट हूँ या जो मैं बोलूँ मतलब वही सही है। हम सब सीख रहे हैं। इंडस्ट्री ऐसी है कि सब लोग सीख रहे हैं, इतनी न्यू इमर्जिंग इंडस्ट्री है, ट्रेंड्स बदलते रहते हैं। तो काफी एक्साइटिंग है टेक स्पेस में आना। बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही हैं इस इंडस्ट्री में, बहुत सारा इंटेलेक्चुअल कैपिटल डिप्लॉय हो रहा है इस इंडस्ट्री में। तो it's very interesting what's happening, and I'm looking forward to participating more and learning more. तो राहुल, लेकिन मेरे को ये बताइए, आपने हाल में ही शुरू किया और ये एक ऑनेस्ट डिस्क्लेमर है आपका कि आप क्रिप्टो के या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हैं, एनालिस्ट नहीं हैं, और आप कहीं पे भी कोई राय नहीं दे रहे हैं कि जिसमें कि उसको सुन करके दूसरों को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बनानी हो या क्रिप्टो के अंदर में ट्रेड या इन्वेस्ट करना हो। तो ये एक अच्छी चीज है, एक ऑनेस्ट डिस्क्लेमर है। आप लेकिन अपने सफर के बारे में और अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए।
एक तो जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, या जो अभी आपने बताया कि जब ये पिछले इस समय में जब लॉकडाउन के चलते और ट्रैवल और सब कुछ रुका हुआ था, और तब आपने या एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो उसमें उसमें आपको तो कितना पॉजिटिव लगा, क्या समझ में आया? आपने जब पूरी रिसर्च करी होगी, स्टडी करी होगी घर बैठ करके, कुछ लोगों से बात किया होगा, बहुत कुछ पढ़ा होगा, आपको क्यों लगा, ये कॉन्फिडेंस क्यों आया कि ये एक अच्छी चीज है, एक एसेट क्लास है और इसके अंदर में काम किया जा सकता है? ऐसा इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया? देखिए, आपको अगर क्रिप्टो करेंसी समझनी है, इसका बैकग्राउंड समझना है, तो आपको 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस पढ़ना पड़ेगा पहले, एंड इस पर काफी सारे कोर्सेज भी हैं ऑनलाइन। एंड इसी के बाद द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस ट्रिगर था, जिसकी वजह से बिटकॉइन की शुरुआत हुई। इस पैंडेमिक में भी क्या हो रहा है कि यूएस गवर्नमेंट जो है, एंड काफी सारे यूरोपियन गवर्नमेंट्स, वो प्रिंट करते जा रहे हैं अपनी करेंसी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन का बड़ा रिस्क रहता है। एंड बिटकॉइन पिछले 12 सालों में जिस तरह से इवॉल्व हुआ है, लोग उसे डिजिटल गोल्ड मानते हैं। तो वो समझते हैं कि दिस विल बी अ गुड हेज अगेंस्ट द यूएस डॉलर, हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से। जैसे काफी सारे आप साउथ अमेरिकन इकोनॉमीज में देखें, अर्जेंटीना या वेनेजुएला, जहाँ पे भी ज्यादा कैपिटल कंट्रोल्स हैं और जहाँ पे भी हाइपर इन्फ्लेशन है, जिम्बाब्वे एक और कंट्री हो गई, जहाँ उनके जो हाथ में जो $100 का जो नोट है, या उनके करेंसी में जो भी है, बोलीवार इज इन वेनेजुएला, तो उसकी कुछ अहमियत नहीं है। देयर इज नो, you can have any amount of currency, but that's not even worth the paper that it's printed on, तो ऐसे सिचुएशंस में लोगों को लगा कि वी नीड करेंसी जहाँ पे हमारी खुद की सॉवरेनिटी हो, हमको किसी बैंक या किसी गवर्नमेंट के पर डिपेंड नहीं करना हो। तो वहां से इवॉल्व हुआ है। बिटकॉइन स्टार्टेड आउट एज पॉसिबल रिप्लेसमेंट ऑफ द यूएस डॉलर, बट हमें जैसे लग रहा है ऐसे होने नहीं वाला है। इट्स बीइंग कंसिडर्ड अ स्टोर ऑफ वैल्यू rather than a medium of exchange। मतलब आप और मैं बाहर जाकर कॉफी, हमारी कॉफी या हमारे जो भी हम छोटी मोटी चीजें खरीदते हैं, वो हम बिटकॉइन से नहीं पे करेंगे, लेकिन दिस इज an asset which is likely to appreciate over time। ठीक है, तो हम भी यही कोशिश करते हैं ये समझाने की, और मेरा जो पर्सनल व्यू है वो ये है कि शायद जितनी बार इसको करेंसी बोला जाता है, उतनी बार ये इसके साथ में नए चैलेंजेस खड़े हो जाते हैं, नई परेशानियां आती हैं, क्योंकि फिर उसको कंपेयर किया जाता है ट्रेडिशनल करेंसीज से, और फिर वहां पे कंफ्यूजन जैसी स्टेज आ जाती है, एक स्टेट ऐसा वाला आता है, जो कि गवर्नमेंट भी उसमें परेशान होती है और कहती है कि उनको भी कंपटीशन लगता है कि आरबीआई कहेगा कि आप पैरेलल करेंसी खड़ा कर रहे हो, यूएस कहेगा कि यूएसडी का एक पैरेलल करेंसी। तो हम उसको करेंसी ना समझ करके अगर उसको एसेट क्लास ही समझें और उस एसेट क्लास की तरह उसको एक्सेप्ट करें, तो वो आप अच्छा कह रहे हैं। और उसके अलावा लेकिन आप जो कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं होने वाला करेंसी जैसा, तो मुझे लगता है कि शायद वो वैसा भी हो जाएगा, और आजकल वो होता है। मतलब थिंक ऑफ इट कि मैं पेटीएम से कहीं पे भी जा करके कॉफी ले लेता हूँ या खाना ले लेता हूँ या कोई सामान खरीद लेता हूँ, उस पेटीएम में वो ट्रांसफर आईएनआर में हुआ, डॉलर में हुआ या बिटकॉइन में हुआ, क्या फर्क पड़ता है? कन्वर्जन हो सकता है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गवर्नमेंट हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गवर्नमेंट को फर्क पड़ता है। तो हाँ, मेरे ख्याल से लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कोई या क्रेडिट कार्ड हम यूज करते हैं, तो उसमें कहीं पे भी कोई करेंसी जैसे रुपया जैसा कुछ नहीं निकल के आता, कोई नोट नहीं होता है, कोई करेंसी नहीं, तो ना तो वो यूएस डॉलर में पेमेंट हो रहा है, ना वो मतलब उसमें सामने पेमेंट सामने वाले को उस करेंसी में जा रहा है, लेकिन मेरे हाथ में वो नहीं है। अगर मैं यहाँ से एक अपना क्रेडिट कार्ड लेकर के जाता हूँ और यूएस के अंदर में कोई चीज खरीदता हूँ अपने क्रेडिट कार्ड से, तो मेरे आईएनआर निकलते हैं, उसको यूएस डॉलर मिलता है, और ये तो सब चीजें सिस्टम ही कर देता है। वो क्रेडिट कार्ड मेरा कॉमन रहा, तो क्यों ना ये भी हो सकता है, और आगे चलकर, और ये हो रहा है कई जगह। बिटकॉइन, स्टारबक्स कितनी जगह एक्सेप्ट करता है कि आप कॉफी खरीद सकते हैं स्टारबक्स में बिटकॉइन से। बहुत जगह एटीएम वाले भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं कि जहाँ पे एटीएम है, जहाँ पे आप बिटकॉइन अपना दे करके और उसको वहीं की जो लोकल करेंसी है, और यहाँ तक कि बैंगलोर में भी इस तरीके के कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। तो वो ठीक है कि वो लीगली उसके अलग रेगुलेशन इश्यूज और वो सारी चीजें अलग हैं, बट कहीं ना कहीं वो बीच में एक तरीके का डिजिटल पेमेंट माध्यम बन सकता है और बनना चाहिए। और उसमें मेरे व्यूज है कि देखिए, आपकी बात सही है,
कि लोग कंफ्यूज करते हैं कि डिजिटल करेंसी तो हम आज भी पे कर रहे हैं। अगर आपको कोई पेमेंट कर रही है तो आप अपने नेट बैंकिंग करते हो, क्रेडिट कार्ड से करते हो, लेकिन दैट इज करेंसी दैट्स बैक्ड बाय द आरबीआई इन आवर केस। लेकिन बिटकॉइन क्या है, आपका बिटकॉइन वॉलेट होगा। अगर यूएस में बैठे हुए बंदे ने, किसी ने आपके वॉलेट में ट्रांसफर कर लिया बिटकॉइन, तो दैट इज नॉट, सो बेसिकली फंड्स आर कमिंग इनटू इंडिया without the knowledge of the RBI. तो RBI is not able to track that. तो उस पे मेरे ख्याल से रेगुलेशंस आने वाले हैं। रेगुलेशंस मैं आपके साथ हूं, और वो ठीक है कि ये होना चाहिए, और इंडस्ट्री भी इस पे काफी काम कर रही है कि रेगुलेशंस आने चाहिए, लेकिन ये समझा जाए कि इसकी वजह से ये खतरा अलग है। वो खतरा तो एग्जिस्टिंग है, यू कांट डिनाई दैट। आप आज खतरा है। देखिए आप फिएट करेंसी, मतलब जो हाँ, नॉर्मल जो पेपर मनी जो है, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए काफी यूज होता है, वो भी इलिसिट ड्रग्स के लिए यूज होता है। तो वो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि लोग सोचते हैं कि खाली बिटकॉइन से इलीगल एक्टिविटीज होंगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है, जस्ट दैट मेरा ख्याल है, हम बिटकॉइनर्स जो है जितने भी बात कर ले सॉवरेनिटी की, सही बात है, अपनी तरफ वो अपनी जगह पे वो सही है, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग कोई गवर्नमेंट ये चाहेगा नहीं कि देयर इज अ पैरेलल करेंसी टू व्हाट द गवर्नमेंट इश्यूज। तो वहां पर मैं सोचता हूँ रेगुलेशन आने वाली है। दूसरी बात है कि बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को अप्रूव होने के लिए 10 मिनट रहते हैं, 10 मिनट लगते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी अभी इतनी इवॉल्व नहीं हुई है। यस, थोड़े और सॉल्यूशंस आए हैं, जैसे कि बिटकॉइंस जो ब्लॉकचेन है उस पे लाइटनिंग नेटवर्क का एक सॉल्यूशन आया है, जो माइक्रो पेमेंट्स जहां पर दे बिकम मच फास्टर। सो देयर आर these solutions that are coming out as well. However, the number of transactions जो एक ब्लॉकचेन एक ब्लॉक प्रोसेस कर सकता है बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर, और जो लेट्स से आपके वीजा या मास्टर कार्ड पे जैसे प्रोसेस होते हैं वो पेमेंट सिस्टम पर, तो उसमें बहुत फर्क है। तो इसीलिए फ्रॉम अ यूजर एक्सपीरियंस स्टैंडपॉइंट एज वेल, it's not the best user experience to pay for your coffee with Bitcoin. And also जिस तरह से इसका अडॉप्शन रहा है, लोग इसे एक एसेट मानते हैं जो अप्रिशिएट होगा वैल्यू में आगे जाकर। तो किसी को वो nobody wants to part their Bitcoin thinking के अरे यार इसकी वैल्यू अगर 2 साल में 3 गुना ज्यादा बढ़ने वाली है, तो मैं इससे क्यों भरूं, मैं कैश दे देता हूँ या क्रेडिट कार्ड से दे देता हूँ। तो ये एक दूसरी सोच है लोगों की कि जो अप्रिसिएशन, जो एसेट जो अप्रिशिएट हो सकता है उसे लोग बचा के रखना चाहते हैं, उसे लोग स्पेंड नहीं करना चाहते। आई एग्री, वो एक अच्छा थॉट है, एक अच्छा एक नोशन है, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि अगर हम इसको एसेट क्लास समझ रहे हैं और अप्रिशिएटिंग एसेट क्लास समझ रहे हैं, तो इसको यूज करके खर्च क्यों किया जाए। लेकिन दोनों ही तरीके की चीजें होती हैं, और मैं उसमें इसलिए उसको थोड़ा सा खींच रहा हूँ उस डिस्कशन को, कि उससे कहीं एक रीअश्योरेंस भी मिलता है मेरे को कि हाँ ये किसी काम का है। जिस कागज को मैं देख करके अगर मुझे कॉफी मिल जाती है या मुझे खाना मिल जाता है, तो वो कागज नहीं है, वो रुपया है, वो करेंसी है, उसकी कुछ ताकत है, उसके पीछे कोई वैल्यूएशन है। ये रेश्योरेंस मेरे को मिलता है। तो वो छोटा सा रेश्योरेंस चाहिए कि वो जितने की कॉफी मैं ले रहा हूँ और उतना छोटा सा बिटकॉइन मैं अगर किसी को दे रहा हूँ, उसमें वो ठीक है कि मैं उसको लूज करता हूँ, 100 रुपए का बिटकॉइन चला गया और 100 रुपए के बिटकॉइन 105 रुपए का हो जाता, तो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। 500 300 का भी होता तो भी फर्क नहीं। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा था कि हाँ ये 100 रुपए में मेरे को कॉफी मिल रही, मतलब दिस इज समथिंग, दिस इज ऑफ सम वैल्यू। ये कोई कोड नहीं है, ये केवल कोई सिग्नल नहीं है कंप्यूटर के अंदर में, और कोई बिट्स और बाइनरी नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक अपने आप में इसका एक वैल्यूएशन है। तो इसलिए मुझे लगता है कि साथ ही साथ ये वाली चीजें जब होती चलती हैं, जैसे कल हम हमारे साथ में एक वो जुड़े थे जो कि इसी क्रिप्टो करेंसीज और ब्लॉकचेन के अंदर में काम कर रहे हैं, तो उनका स्टार्टअप है, वो रिवॉर्ड पॉइंट्स देता है जब आप कुछ शॉपिंग करते हैं इन बिटकॉइन। सो थिंक ऑफ इट, अब दैट इज सो रिएश्योरिंग फॉर मी कि अगर मैं स्विगी से ऑर्डर कर रहा हूँ 500 रुपए का और मेरे को उसके बदले में 50 रुपए का बिटकॉइन मिलता है एज अ रिवॉर्ड पॉइंट, एज कैशबैक जो मिलता है बाकी जगह, तो वो मेरे लिए कितना, मेरे को लगता है कि हाँ एक एसेट मिला। तो वैसे ही है, ठीक जैसे आप कह रहे थे कि वो बिटकॉइन अगर आप एसेट क्लास है तो उसको दे करके आप कॉफी क्यों, लेकिन अगर वो ट्रांजेक्शन में भी आने लगे, अगर वो मुझे मिलने भी लगे, तो और मेरे को एक एसेट क्लास मिल गया, तो दैट इज मोर लाइक जो पहले कभी साबुन के अंदर में गोल्ड के इयररिंग्स निकला करते थे,
ये उस तरीके की चीज है कि, और दैट इज सो रेश्योरिंग, मतलब मेरे को वो लगता है कि हाँ, दिस इज सम वैल्यू, दिस इज समथिंग ऑफ एसेट, मतलब विच इज ऑफ वैल्यू, विच इज अ गुड थिंग। राइट। ऑल्सो अगर आप देखें कि यही अगर सोच 2010 में एक बंदा लैज़लो हैनिये के नाम से जो पुकार, यू नो, इज अ जेंटलमैन जिसने 10,000, उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस शायद कितनी, मतलब यू नो 1 और 2 सेंट्स शायद उसकी प्राइस थी, यू नो कुछ खास प्राइस नहीं थी। उसने 10 दो पिज्जा खरीदने के लिए 10,000 बिटकॉइन खर्च कर दिए उस वक्त, 2010 की बात है। तो 2 पिज्जा की, आई मीन यू नो 30-40 $20-25-30 की वैल्यू होगी उस वक्त, यू नो रफली। तो आज आप समझते हैं कि उस बंदे ने मतलब क्या, यू नो, ऐसा कर लिया कि आज की तारीख में वो आप 10,000 बिटकॉइन की वैल्यू आप देखें तो आप क्या क्या नहीं खरीद सकते, यू नो। लेकिन उसने 2 पिज्जा पे गवा लिए। तो आई थिंक वो भी एक स्टोरी है, उसको बोल, यू नो, बिटकॉइन पिज्जा डे अभी सेलिब्रेट हुआ था, आई थिंक लास्ट मंथ। तो वो भी एक सोच है कि यू नो जितना ये है मुझे अपने सोने की तरह रखना है, मुझे इसे खर्च नहीं करना हाँ, है। और ठीक है, हम लेकिन मैं जो उसी में ऐड कर रहा हूँ राहुल जी, कि ये दोनों चीजें होती रहनी चाहिए। दिस इज ऑल रीअश्योरिंग, कि ये बताता है कि हाँ, ये एसेट है। ये हमें ये भी दिखना चाहिए कि किसी का नुकसान हो गया क्योंकि उसने मात्र एक पिज्जा खरीदने में अपना इतना सारा बिटकॉइन दे दिया, जो कि आज उसकी वैल्यू कितने $1 मिलियन की हो सकती थी या है, और वो कितना कुछ उसको अप्रिशिएट हो सकता था उसका वैल्यू। वहीं इसी तरीके की चीजें ट्रेडिशनल करेंसी और ट्रेडिशनल वर्ल्ड में भी, इक्विटी में भी होती रहती हैं, कि जब हम कहते हैं कि ये स्टीव जॉब्स के साथ में पार्टनर था एप्पल में, और उस समय में उसने अपना स्टेक जो है वो इतने पीनट्स में दे दिया था, और आज की तारीख में एप्पल का वैल्यूएशन कितना है। तो वो हर चीज वो आप, और इसी से पता चलता है कि किसी का नुकसान, किसी का फायदा, और कौन उसको सही समय पे खरीद के रख रहा है, कौन इन्वेस्ट कर रहा है, और कौन उसको बेच रहा है। एंड दैट लीड्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जो जिस तरीके से बिटकॉइन दिख रहा है, आप बिटकॉइन खरीद रहे हैं या कुछ और खरीद रहे हैं इन क्रिप्टो वर्ल्ड? जी, मैं सिर्फ बिटकॉइन नहीं खरीद रहा हूँ। there's bitcoin, there's ethereum, there's matic, which is polygon. These are all very strong assets, and I can understand कि काफी confusing रह जाता है, because most people, क्या है, ये mainstream financial media में तो बिटकॉइन recently आया है कि अभी जब you know लास्ट ईयर अराउंड मार्च कुछ 9-10 हजार डॉलर की वैल्यू थी, और सडनली आप देखें कि एक साल में 60,000 हो गया है, यू नो 40, यू नो बिगनिंग ऑफ द ईयर 20,000 पर था, और सडनली बिटवीन देन एंड मार्च अप्रैल, यू नो 50,000 60,000। तो लोग, यू नो, फाइनेंशियल न्यूज, मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल न्यूज में ये खबर आने लगी कि ये है क्या चीज। तो यू नो इट्स नॉर्मल के एवरीबडी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ द गोल्ड रश, यू नो, सबको चाहिए कि वो पैसे बनाए, यू नो। तो लेकिन इसमें बिकॉज अभी भी ये छोटा सा एसेट क्लास है। अभी आई थिंक जब बिटकॉइन व्हेन इट क्रॉस्ड $53,000, रफली बता रहा हूँ, उस वक्त इट वाज वर्थ अबाउट $1 ट्रिलियन एज इन इट्स मार्केट कैप, व्हिच इज स्टिल वेरी स्मॉल। बिकॉज अगर आप एप्पल एक कंपनी है, उसका मार्केट कैप देखें तो $2 ट्रिलियन से ज्यादा है, यू नो। So as an asset class, it's still pretty small. Gold, अगर आप देखें, gold as an asset class is about a $10 trillion asset. So we are, you know, if you compare this to थोड़े से जैसे स्टॉक्स हैं, जैसे कि Amazon का स्टॉक हो जाए, you know, जो late 90s early 2000s में आना शुरू हुआ। Amazon स्टॉक की भी वैल्यू, you know, बढ़ी और फिर सडनली 80% क्रैश हुई। तो एज एन एसेट क्लास ये होने वाला है, यू नो, एज एन एसेट क्लास जब छोटा होता है, इसलिए हम बोलते हैं स्मॉल कैप जो स्टॉक्स रहते हैं वो ज्यादा वॉलेटाइल रहते हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स जो रहते हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स जो रहते हैं, those are a little bit more safe, you know। अगर आपको SBI का स्टॉक खरीदना है versus, you know, a new small cap company, तो small cap is going to be more volatile, but you could also get the alpha and the returns on that. So I would say consider this as a small cap currently, which has a lot of promise. And one thing we know for sure कि ये technology तो यहाँ रहनी ही है, you know, Bitcoin, Ethereum, DeFi, this is the new financial internet. जैसे you know, we are currently in the dial-up modem days of this technology. तो जैसे आप देखें कि अगर आपको 1996-97 में अगर किसी ने आपको बोला कि
आप और मैं एक दिन ऐसे कंप्यूटर पे बात कर सकेंगे, वीडियो पे, तो लोग हम पे हंसते थे, जब हम 56 KB का डायल अप मॉडेम था, और मतलब वेबसाइट खुलने में 4 मिनट लग जाते थे कौन से भी, तो आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल आप फोन पे क्या क्या नहीं कर सकते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व हो रही है, बहुत सारा इंटेलेक्चुअल कैपिटल डिप्लॉय हो रहा है, एंड आप इसे ऐसे मान के चलें कि वी आर इन द लेट 90s ऑफ दिस रेवोल्यूशन, और अभी पिक्चर बहुत बाकी है, आगे बहुत जाना है। तो अगले इस डेकेड में, अगले 10 साल में, अगले 10 से 15 साल में बहुत सारी चेंजेस आने वाली हैं टेक्नोलॉजी में, एंड इट्स गुड टू अपने आप को इस टेक्नोलॉजी पर लोग एजुकेट करें, सीखते जाएं, इंस्टेड ऑफ बीइंग अफ्रेड ऑफ इट एंड गैम्बलिंग विद इट। बेहतर ये रहेगा कि लोग इससे समझें अच्छी तरह से और एजुकेट करें अपने आप को, और आपका जो जैसा शो है इसको देखते जाएं, तो आई थिंक दैट विल बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर द पब्लिक। ठीक है, एंड दैट लीड्स मी टू द लास्ट क्वेश्चन टुडे। राहुल, आपका अगला ट्रैवल प्लान क्या है? सर, ट्रैवल प्लान्स तो बहुत हैं, लेकिन ये वायरस हमें छोड़ ही नहीं रहा है, तो जो भी मेरे ट्रैवल प्लान्स हैं फिलहाल तो कुछ खास नहीं है। हाँ, एक यूएस जाने का मेरा दिल था, लेकिन जब दुनिया, एटलीस्ट हिंदुस्तान ठीक से जब खुले, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज के मोर देन ट्रैवल, यस, एज एन इंडस्ट्री, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रैवल कंट्रीब्यूट्स। आपकी पर्सनल फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है, एक इंटरनेशनल और एक डोमेस्टिक? सर, डोमेस्टिक में मुझे हिमाचल बड़ा पसंद है, मुझे नॉर्थ इंडिया बहुत ही पसंद है, एंड मुझे हिल्स बहुत पसंद है, तो और नेचर बड़ा पसंद है। और इंटरनेशनली एंटार्क्टिका बड़ा ही अलग और मजेदार डेस्टिनेशन है, और मुझे स्वीडन, नॉर्थ ऑफ स्वीडन भी बड़ा मजा आया वहां पर। या दीस टू डेस्टिनेशंस स्टैंड आउट। आप बेस्ड कहाँ से हैं अभी? मैं मुंबई में हूँ। मुंबई से हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हाल में हमने ये वाले बहुत सारे फोटोज और वीडियोस और सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है कि हिमाचल की तरफ दिल्ली से एक बड़ा ट्रैफिक जैम लग गया जिस दिन से अनलॉक शुरू हुआ, जिस दिन से हिमाचल ने कहा कि बिना RT-PCR टेस्ट के आप एंट्री कर सकते हैं हिमाचल में। तो हिमाचल का हाईवे पूरा शिमला की तरफ पूरा जाम है, और लास्ट वीकेंड से ये वाली चीजें चल रही हैं, तो ये स्कैरी है। आप छोटा कुछ वीकेंड डेस्टिनेशन पे नहीं जा रहे हैं कहीं पे भी कुछ? मैं फिलहाल नहीं जा रहा हूँ, बस अपने काम में ही लगा हुआ हूँ, और मेरे पास बहुत सारा कंटेंट भी है जिसके साथ में मैं वीकेंड्स पे थोड़ा इसे रिपर्पस करके मैं अलग अलग यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ। क्रिप्टो वीडियोस बनाने का भी ख्याल है मेरा। तो मेरा ख्याल, मेरी ये दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन कि अब 2-3 महीने और गुजर जाने दो, लेट पीपल बी सेफ, सेकंड वैक्सीनेशन का जैब ले लेने दो लोगों को, और फिर थोड़ा निडर रह के, नॉट कंप्लीटली निडर, बट एटलीस्ट थोड़ा मोर कॉन्फिडेंस के साथ लोग बाहर निकलें। और मुझे ठीक है, हम सब हेल्दी हैं, सेफ हैं, बस वही बड़ी बात है। ये साल तो वैसे ही जाने वाला है। ठीक है, राहुल, आप एक रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट जब आप ट्रैवल पे हो या कभी भी अपने जब आप अपने ट्रैवलिंग पे शुरू करते हैं वापस से, तो कोशिश करिएगा कि किसी दिन मौका लगा कर निकाल करके हमारे साथ में वहां अपनी ट्रैवल डेस्टिनेशन से कनेक्ट होइएगा इसी शो पर। और ये ट्रैवल और क्रिप्टो का कॉम्बिनेशन, जो एक डेडली कॉम्बिनेशन आप बना रहे हैं, तो वो करेंसी जो सारी दुनिया की करेंसी है, और एक राहुल जगतानी जो सारे दुनिया घूमता है, ये दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं, और दोनों ही का कॉमन थ्रेड है कि ग्लोबल है, दोनों ग्लोबल है, डेस्टिनेशन ट्रैवल भी और करेंसी भी। तो ये डेडली कॉम्बो बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कभी जब भी आपको मौका लगे, अगले डेस्टिनेशन जहाँ कहीं भी आप हो, तो वहां से थोड़ी देर के लिए हमारे साथ कनेक्ट होइएगा लाइव, और फिर हम उस जगह का भी आनंद ले पाएंगे और आपसे क्रिप्टो पे और डिस्कशन कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। जाने से पहले एक मजे की बात ये बोलना चाहूंगा कि जिस बंदे ने मुझे क्रिप्टो में इंट्रोड्यूस करवाया, वो मैं उससे अपने एक वन ऑफ माय ट्रैवल्स पे मैं मिला था, और तब से हमारी दोस्ती हुई। और इस पैंडेमिक के दौरान उसने मुझे काफी हेल्प किया, काफी सिखाया। तो ट्रैवल की वही खूबियत है कि आप बड़े अच्छे लोगों के साथ मिल सकते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम द प्लेस इज द पीपल यू मीट। That's a very profound thought, and thank you for taking time out for us, Rahul. Thank you so much. Sure, my pleasure. Thank you so much.